फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 में वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हमारा टॉपिक है कला संबद्ध स्रोत। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कला संबद्धता क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या है? कोहेरेंट सोर्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट होता क्या है? जब दो प्रकाश स्रोत होते हैं और दोनों प्रकाश स्रोत S1 और S2 हैं, और प्रकाश स्रोतों से, दोनों प्रकाश स्रोत से समान रूप से जब प्रकाश निकलता है, जिनकी तरंग दैर्घ्य समान हो, आयाम समान हो और कालांतर भी समान हो, इस तरह का अगर प्रकाश निकलता है जिसका वेवलेंथ इक्वल है, आयाम भी इक्वल है, सेम है, और कालांतर कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है वो भी सेम है, इस तरह से जो प्रकाश निकलता है तो वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनाएंगे? इफ एनी टू लाइट सोर्स imitate equal wavelength, equal amplitude and equal constant phase difference, so it's called coherent. This condition is called coherence. ये कंडीशन जो है, इस तरह की जो कंडीशन बनेगी वो कला संबद्धता बनेगी। जब प्रकाश से जब समान तरंग दैर्घ्य निकलता है, आयाम समान निकलता है और कालांतर भी समान होता है। ये दो प्रकाश स्रोत हो गए S1 और S2, ठीक है ना? इनसे समान तरंग दैर्घ्य निकल रही है, समान आयाम निकल रहा है और समान कालांतर हो रहा है, फेज डिफरेंस भी समान है। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे कला संबद्ध। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब जैसे मान लीजिए प्रकाश निकल रहा है इस तरह से, दूसरा प्रकाश भी इस तरह से निकल रहा है, तो यहाँ कालांतर भी समान है, आयाम भी समान है और तरंग दैर्घ्य भी समान है। इस तरह की जो कंडीशन अगर बन के आ रही है तो वो कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ कोहेरेंट सोर्स की अगर बात करें, कला संबद्धता के प्रकार की अगर बात करें, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्पेशल कोहेरेंस और दूसरा होता है टेम्परल कोहेरेंस। तो स्पेशल कोहेरेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आकाशीय कला संबद्धता, और जो टेम्परल कोहेरेंस होता है उसे हम कहते हैं कालिक कला संबद्धता। अब इसका अंतर हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो अंतर है वो बहुत ही स्पेशल है। अंतर क्या है इनमें? इसमें जो तरंग, जो वेव्स होती है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो स्पेस हो गया आपका स्थान, और समय हो गया टाइम, हो गया समय। स्थान और समय पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट करता है। आकाशीय कला संबद्धता जब होती है तो स्पेस और टाइम पर ये डिपेंड रहती है। स्पेस और टाइम पर टेम्परल ही डिपेंड रहती है, परंतु अंतर क्या है, अंतर समझ लेते हैं। यहाँ पर लंबवत जब कोई तरंग चलती है, जब तरंग इस तरह से गति करती है, तो उसकी लंबवत कणों का जो लंबवत जो आयाम बनता है, ठीक है ना, कण जिसके पार्टिकल्स हैं उसमें जो स्पेस बनेगा, स्पेस और टाइम जो बनेगा, ये लंबवत इसकी गणना की जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, जब तरंग जब चलती है तो तरंग के अनुदिश ही, तरंग की दिशा में ही कला की गणना की जाएगी, तो इसे कालिक कला संबद्धता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, एक वर्णी जो प्रकाश होता है, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी मोनोक्रोमिक, जैसे हम कहें एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी जो प्रकाश होता है मोनोक्रोमिक जो प्रकाश होता है उसमें टेम्परेरी कला संबद्धता होती है और जिसका मान 1 होता है। ये अधिकांश तरह समय पर निर्भर करती है और ये समय तथा स्थान दोनों पर निर्भर करती है। इसमें तरंगें लंबवत कला की गणना करते हैं और इसमें तरंगों में अनुदिश कला की गणना की जाती है। ये इसमें बड़ा अंतर है। एक अंतर और है, यहाँ पर स्रोत की जो साइज है, स्रोत जो होता है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये उसके साइज पर भी डिपेंड रहती है, ठीक है ना, उसके आकार पर भी डिपेंड होता है ये आकाशीय कला संबद्धता, क्योंकि ये स्पेस और समय पे, ठीक है ना। यहाँ स्रोत का साइज कैसा है, अगर स्रोत का साइज बड़ा है तो वहाँ पर आकाशीय कला संबद्धता ज़्यादा होगी, अगर छोटा है तो कम होगी।
यहाँ साइज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल मतलब है आपके तरंग किस तरह से गति कर रही है। तरंग का जो गति है अगर अनुदिश इसकी गणना करते हैं तब कालिक कला संबद्धता होती है। ठीक है ना। अब समझ लेते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये वर्ड जो है इंटरफेयर आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा। इंटरफेयर का मीन्स होता है किसी भी काम में दखल देना। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस लिखा है तो प्रकाश का किसी दूसरे मतलब दो सोर्स हैं प्रकाश के, वहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है, दो समान आवृत्तियों की तरंगें आ रही हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स आ रही हैं। कैसी आ रही हैं? इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स। ठीक है ना। इक्वल फ्रीक्वेंसी की अगर वेव्स आ रही हैं और उनका सुपर पोजिशन हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। ठीक है ना। अध्यारोपण हो रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? उसकी जो एनर्जी होगी, प्रकाश की जो एनर्जी होगी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्रकाश की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण, असमान मतलब समान नहीं, असमान क्या हो जाएगा? वितरण हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा आपने, जो पानी में बबल्स बनता है, इस तरह से बबल्स बनता है और उस पर आपने देखा होगा कई प्रकार के कलर्स आपको दिखाई देते हैं बबल्स में। तो ये एग्जाम्पल किसका है? व्यतिकरण का ही है। तो असमान वितरण हो जाता है एनर्जी का। तो इस तरह से जो प्रकाश का असमान वितरण होता है, ऊर्जा का असमान जो वितरण होता है, अध्यारोपण के फलस्वरूप दो समान आवृत्तियों की तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो ऊर्जा का असमान वितरण हो जाता है। इस असमान वितरण को ही हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना। ये प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपकी समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं इसके प्रकार, टाइप ऑफ कोहेरेंस। जो व्यतिकरण होता है उसके प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव मीन्स होता है किसी चीज़ का निर्माण करना और डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना। कंस्ट्रक्टिव का मीन्स है संपोषी, संपोषी मतलब समान पोषण उसे हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशी मतलब विनाश होता है, उसे हम तोड़ रहे हैं। तो होता क्या है इसमें स्टूडेंट्स? होता क्या स्टूडेंट्स? जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो तरंगों में जो अध्यारोपण सुपरपोजिशन की जो कंडीशन बनती है वो समान कला में बनती है, इक्वल कला में बनती है, सेम कला में बनती है, सेम फेस में बनेगी। और 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। 2 पाई का मीन्स होता है 360, पाई मीन्स 180 और 180 का दुगना हो गया 360। जब 360 का इस तरह से जब एंगल बनेगा तो फिर क्या होगा? कला शून्य हो जाएगी। कला क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। या तो फेस डिफरेंस उसका जो रहता है शून्य रहता है या 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। वहां पर क्या होता है? संपोषी कंस्ट्रक्टिव अध्यारोपण होता है। एक तरह से मैं और समझाने का प्रयास करूंगा, समझ लीजिएगा। देखिए ये कला स्रोत S1 है और ये S2 है। इस तरह से यहाँ से प्रकाश स्रोत निकल रहा है और यहाँ से भी इस तरह से प्रकाश स्रोत निकल रहा है। अब ये दोनों अगर इस तरह से मिलती हैं, मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत की जो कलाएं हैं थोड़ी बड़ी बना लेता हूँ मैं इस तरह से। तो ये कला जब इससे मिलेगी तो इस तरह की कंडीशन बनेगी। यहाँ देखो ये इसके ऊपर, और तो ये सुपर पोजिशन की कंडीशन हुई, ये बढ़ रही है आगे की तरफ, कला बढ़ रही है हमारी। इस तरह की जो कंडीशन बनेगी, कला बढ़ रही है, तो वहाँ क्या होगा? सुपर पोजिशन होगी और 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये संपोषी की बनेगी। विनाशी डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? अध्यारोपण विपरीत कला में होता है। इस तरह से तरंगें आ रही हैं, दूसरी तरंगें इसके विपरीत इस तरह से जा रही हैं। तो यहाँ क्या होगा? ये तरंग नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रही है। तो यहाँ क्या होगा? ये नष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगी। ये जो तरंगें हैं, ये वेव्स हैं, ये नष्ट हो जाएंगी। तो विनाशी अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण विपरीत कला में होगा और पाई का क्या हो जाएगा? विषम गुणज हो जाएगा। तो आप टाइप याद रखेंगे इस तरह से। 2 तरह का होता है, संपोषी और विनाशी। संपोषी में पोषण होता है और विनाशी में तरंगें नष्ट हो जाती हैं। अध्यारोपण जो होता है उसमें नष्ट हो जाती है सुपरपोजिशन में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं यंग का डबल स्लिट प्रयोग जो है, यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, यंग व्यतिकरण संबंधी डबल स्लिट प्रयोग। यंग ने क्या किया था स्टूडेंट्स? एक प्रकाश स्रोत था और प्रकाश स्रोत जो है किसी जो है
स्लिट से होकर उसने गुजारा प्रकाश, और इस तरह से गुजारा और आगे दो सोर्स बना दिए उसने, जिस दो छिद्रों से होकर प्रकाश निकलेगा। इस तरह से ये दो सोर्स बना दिए उसने, S1 बना दिया और S2 बना दिया। यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा इस तरह से वो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रकाश स्रोत हो गया, और यहाँ से जो प्रकाश इस तरह से निकल रहा है और इस तरह से ये मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जो इस तरह से मिलेगा आगे, इस तरह की जो कंडीशन बनेगी उसकी, तो यहाँ क्या होगा कि नीचे की तरफ इस तरह से देखो कलाएँ जब दब जाती हैं, ये कलाएँ नीचे की तरफ अगर दब रही हैं, ये वाली, ठीक है ना, ये दब रही हैं, तो ये इसको हम वैसे ले लेते हैं, इस तरह से डार्क ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से कलाएँ अगर दब रही हैं, तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी, यहाँ जो इंटरफेरेंस बनेगा, वहाँ क्या बनेगा, अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। फ्रिंज जो होंगी वो डार्क बनेंगी, और इस तरह से यहाँ जो कला ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये कला ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली जो कला है यहाँ पर ये बनेगा, ये कंडीशन यहाँ बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, ये दीप्त बन जाएंगी, ये दीप्त फ्रिंजें बनेंगी, यहाँ पर क्या बन जाएंगी, अदीप्त बन जाएंगी। अब बात समझने का प्रयास करें स्टूडेंट्स। जब दो कलाएं इस तरह से मिलती हैं, इस तरह से कंडीशन बनती है, ये प्रकाश स्रोत है और ये प्रकाश स्रोत से यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ये होल बना हुआ है, और एक होल यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है और यहाँ से प्रकाश जा रहा है। यंग ने क्या किया था कि एक स्लिट बना दी थी और स्लिट से एक सोर्स से प्रकाश निकाला था, और आगे एक और स्लिट लगाई थी। यहाँ पर दो होल थे, एक ये वाला होल है, एक ये वाला होल है, इन दोनों से प्रकाश निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका एक वेव्स जो बनेगा, ये वेव्स W1 है, ये W2 है, ये आपस में जहाँ मिलेंगी, यहाँ नीचे की तरफ जब मिलेंगी तो ये अदीप्त हो जाएंगी, और ये ऊपर की तरफ जहाँ उच्चिष्ट की तरफ मिलती हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, दीप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, चलो समझ लेते हैं। ये स्टूडेंट्स ये फिगर आप देख लीजिए, ये यंग का ही है, ये S1 एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, और यहाँ से इस तरह की कंडीशन बनेगी। देखो यहाँ पर ये डार्क हैं, डार्क जो दिखाई हैं उसने दीप्त फ्रिंजें दिखाई हैं, और जो होल में है वो अदीप्त है। यहाँ लिखने में थोड़ा सी गलती कर गया है, किसी बुक में ये गलती है, और ये बुक अगर आपके पास भी है तो आप गलत ना पढ़िएगा। ये दीप्त लिखा हुआ, ये दीप्त नहीं है, ब्राइटनेस वाली दीप्त नहीं है, जो डार्क वाली हैं ये दीप्त हैं, क्योंकि यहाँ पर ही उच्चिष्ट बन रहा है, और जहाँ पर उच्चिष्ट होता है, हाईएस्ट होता है, वहाँ पर ही दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है ना। ये लिखने में थोड़ा गलत कर गया है, ये बी वाला यहाँ हो जाएगा अदीप्त, और ये डी वाला जो हो जाएगा ये दीप्त हो जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ पर दीप्त की जगह अदीप्त होगा और अदीप्त की जगह दीप्त हो जाएगा। तो ये फिगर आप समझ लीजिएगा। हम समझ सकते हैं जहाँ संपूषी व्यतिकरण होता है, संपूषी, ठीक है ना। यहाँ पर ये कंडीशन जो बन रही है, ये विनाशी बन रही है, ये विनाशी है, ये कंडीशन जो है ये विनाशी है, और संपूषी कहाँ हो जाएगी स्टूडेंट्स, संपूषी यहाँ हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, ये संपूषी कंडीशन बनेगी यहाँ पर। ये देखो ये निम्निष्ट बन रहा है, यहाँ उच्चिष्ट बन रहा है आगे, ठीक है ना। तो ये दीप्त वाली कंडीशन बनेगी, और ये जो है ये अदीप्त वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। जहाँ सुपर पोजिशन होती है वहाँ पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है ना, और जहाँ सुपर पोजिशन नहीं बन पाती वहाँ पर अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। अब यंग का जो डबल स्लिट प्रयोग है उसको लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे, S कोई प्रकाश स्रोत है, S कोई प्रकाश स्रोत है, और वो एक स्लिट से गुजर रहा है, और वहाँ पर एक और स्लिट है जहाँ पर S1 और S2 दो होल हैं, जिससे S1 S2 दो वेव्स तरंग वेव्स बन जाएंगी। S1 S2 जो प्रकाश के जो छिद्र हैं, और वहाँ से जो तरंगें बनेंगी वो दीप्त और अदीप्त, उनका नाम दे दीजिएगा, दीप्त और अदीप्त, ठीक है ना, दो नाम दे दीजिएगा। ये कुछ दीप्त फ्रिंजें दिखा दीजिएगा। तो जो रेखाएं बनेंगी इस तरह से, जिन्हें प्रच्छंद रेखाएं कहेंगी, प्रच्छंद रेखाओं से जो तरंगें बनेंगी उन तरंगों को क्या कहेंगे हम, ये यंग का डबल स्लिट प्रयोग कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जहाँ निस्पंदन होती हैं, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, निस्पंद जहाँ बनते हैं, नोडल्स जहाँ बनते हैं, जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है, वहाँ पर फ्रिंजें क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, और फ्रिंजें जब डाउन रहती हैं उस कंडीशन में वो क्या होती हैं, डार्क होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।